हेलो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने ये जो सबसे छोटा चैप्टर नंबर 4 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में कुछ पढ़ाई करी थी और उसकी हमने थ्योरी लिखी थी। तो आज हम बुक से उस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बच्चों, और इस चैप्टर में आपको करके बड़ा मज़ा भी आएगा। तो जैसा कि आपको याद होगा, उस वीडियो में हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिखा था कि पूरी दुनिया में दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूवल बेसिस, राइट बच्चों। कैश बेसिस जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें रिकॉर्डिंग सिर्फ तब करनी है जब हमें सिर्फ या तो पैसा मिला, एक्चुअल में कैश मिला, या हमने कैश दिया, दैट्स इट। उसको कैश बेसिस बोलते हैं। तो मैंने लेकिन आपको बताया था कि पूरी दुनिया इसको फॉलो नहीं करती। दूसरा तो तरीका होता है वो होता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल में हम ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल में होना चाहिए था और क्या एक्चुअल में हमारा करंट ईयर का या फिर एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेंस या रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते थे एक्रूवल बेसिस। और इनफैक्ट हमने चैप्टर 3 के अंदर एक अजम्पशन भी पढ़ रखी है, एक्रूवल अजम्पशन। तो पूरी दुनिया जो है वो एक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करती है। अच्छा, बुक के पर्सपेक्टिव से बच्चों जो आपको एक टैबुलर फॉर्मेट दे रखा है, इसको आप मार्क कर लेना। ओनली दिस पूरा का पूरा डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के लिए आपको ये टेबल लर्न करनी है। और टेबल भी क्या है, बेसिकली एक डिफरेंस है, और इसको आपको बेसिस के साथ लर्न करना है, ठीक है ना। एक एक बेसिस पढ़कर लर्न करना है, जैसे हमने कुछ बातों को उस समय भी डिस्कस करा था। अब देखो क्या था, एक्रूवल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस लेते हैं, जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लेते हैं। एक्रूवल बेसिस में बच्चों हम अपने प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी अकाउंटिंग करते हैं, उनको भी कंसिडर करते हैं। लेकिन कैश बेसिस के अंदर हम इन्हें कंसिडर नहीं करते या इन्हें एडजस्ट नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्रूवल मेथड या एक्रूवल बेसिस के तहत ही करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता लगता है, जबकि कैश बेसिस से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम सही वाला नहीं पता लगा सकते। इसके अलावा एक्रूवल बेसिस को फॉलो करने के लिए हमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज, मतलब थोड़ी सी सूझबूझ समझ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तभी तो आपको ये पढ़ाते हैं ना, क्योंकि आप तो होशियार हो। आपसे होशियार इस पृथ्वी पर कौन है? कोई भी नहीं। तो इसीलिए एक्रूवल बेसिस के लिए थोड़ी समझदारी की आवश्यकता होती है, जो आपके पास है। लेकिन कैश बेसिस के लिए ये सब टेक्निकल नॉलेज चाहिए ही नहीं, वो बहुत ही सिंपल होती है, इसीलिए वो आपको नहीं पढ़ाते। बाकी एक्चुअल में एक्रूवल बेसिस को हमारे कंपनीज एक्ट ने, यानी कानून ने भी मान्यता दे रखी है, मतलब रिकॉग्नाइज कर रखा है कि हाँ ये सही है। जबकि कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट ने, यानी कानून ने भी रिकग्निशन नहीं दे रखा। इसके अलावा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूवल बेसिस पूरी दुनिया में, मैंने पहले भी बताया था, चलता है, यानी ये मोर एक्सेप्टेबल है, जबकि कैश बेसिस को कोई भी आमतौर पे फॉलो नहीं करता। रिलायबिलिटी, किस पर भरोसा कर सकते हैं? एक्रूवल बेसिस पर ही ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, मोर रिलायबल, जबकि कैश बेसिस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। बाकी सूटेबिलिटी, प्रैक्टिकली तो पूरी दुनिया पर यही लगता है, बट फिर भी जो बहुत ही छोटे बिजनेस हैं, जैसे एनपीओ, या जो अपना काम बस खुद करते हैं प्रोफेशनल्स, वो लोग कैश बेसिस फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं, वो सब एक्रूवल कॉन्सेप्ट ही फॉलो करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको इसका पढ़ना है। फिर इस चैप्टर के अंदर आपको दो ही हॉट्स क्वेश्चन दे रखे हैं एज यूजुअल। इनको तो आप थरली पढ़ोगे, जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है हर बार। MCQs ये आप सिर्फ एक बार सॉल्व करोगे एंड दैट्स इट, ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और फिर उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जस्ट एक बार रीड करने हैं। ये चैप्टर बच्चों एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 नंबर का ही आता है, इसकी वेटेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आपको कोई करना नहीं है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 60,000। ठीक है, देखो इसका मतलब ये कि मोहन ने
इस साल मान लो ये पूरा 1 साल है, ठीक है, ये पूरा 1 साल ले लेते हैं। इस साल उसने नकद में, कैश में सामान बेचा 90,000 रुपये का, 90,000 का, और उसने उधार में जो माल सामान बेचा वो बेचा उसने 60,000 रुपये का, ठीक है ना, ये दे रखा है। उसके बाद हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000 आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। स्टिल टू बी पेड का मतलब होता है बच्चों कि उसने 30,000 रुपये अभी तक पे नहीं करे हैं। इसका मतलब ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि सर हमें 30,000 रुपये सैलरी दे दो, तो मैंने कहा हाँ हाँ भी रुको, देता हूँ भी रुक जाओ, देता हूँ। तो मैंने अभी तक वो एक्सपेंस पे नहीं करा है, इट इज़ स्टिल टू बी पेड, तो इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो लिखा है कि मोहन के एक्सपेंसेस जो हैं वो 70,000 हैं, जिसमें से 30,000 उसने अभी तक पे नहीं करे। तो अगर मैं इस बात का समअप बनाऊं तो ये बन गया कि मेरे जो एक्सपेंसेस थे जो मैंने कैश में पे कर दिए वो होंगे 40,000 रुपये के, और जो मेरे एक्सपेंसेस थे जो मैंने अभी तक पे नहीं करे, जो लिखा था स्टिल टू बी पेड, वो हैं 30,000 रुपये के, है ना। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उसने मुझे दिया था कि मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं 70,000 के, ऐसा दिया था ना। और उसमें उसने बोला था आउट ऑफ विच, जिसमें से 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया कि दैट मीन्स 40,000 एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये तो मैं मान के चलूँ सबको समझ आ रहा है। भाई मान लो मेरे पास टोटल 7 चॉकलेट्स हैं और मैंने बोला उसमें से 3 मैं खा गया, तो कितनी बची? 4। इसी तरह अगर टोटल एक्सपेंस है 70,000, उसमें से मैंने 30,000 अभी तक पे नहीं करे, तो इसका मतलब कितने पे कर दिए? 40,000। अच्छा अब देखो, अब वो कह रहा है फाइंड आउट मोहन्स इनकम। कह रहा है बताओ मोहन का मुनाफा बताओ, इनकम मतलब प्रॉफिट बताओ, फॉलोइंग द कैश बेसिस। अब मोहन कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। कैश बेसिस का मतलब कि भाई मोहन कहता है मैं सिर्फ कैश की बातें रिकॉर्ड करूंगा बस। तो देखो मोहन के बारे में सोचो, मोहन ने कैश सेल्स कितने रुपए की करी? उसने सामान बेचा 90,000 रुपये का, ठीक है ना। तो ये उसका एक तरह से हो गया रेवेन्यू। और मोहन ने जो एक्सपेंस पे करे वो करे 40,000 के, तो वो उसका हो गया एक्सपेंस। तो हम इनकम कैसे निकालते हैं बच्चों, या प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इनकम का फॉर्मूला होता है ना, हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो उसने 90,000 तो कैश सेल करी, 40,000 उसका खर्चा हो गया, तो इसका मतलब उसका मुनाफा कितना हो गया? 50,000। तो क्योंकि मोहन कैश बेसिस फॉलो कर रहा था, तो इसीलिए मोहन की हमने सिर्फ कैश की ही बातों को लिया और उसके आधार पर मुनाफा निकाल दिया। हालांकि ये गलत होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मोहन कर रहा है तो ठीक है। तो दे रखा है देखो 50,000। क्वेश्चन नंबर 6, टेकिंग द फिगर गिवन इन क्वेश्चन 5। कह रहा है क्वेश्चन 5 की ही फिगर ले लो, फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस। कह रहा है क्वेश्चन 5 को ही एक्रूअल बेसिस से अब इनकम निकाल के दिखाओ। तो देखो बच्चों, अब अगर मैं एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम निकालूंगा तो देखो, एक्रूअल बेसिस कहता है कैश भी और क्रेडिट सेल भी दोनों को ले लो, वो तो दोनों को लेगा रेवेन्यू के अंदर। तो एक्रूअल बेसिस जो है उसके तहत तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा? 1,50,000। और एक्रूअल बेसिस बोलेगा कि एक्सपेंसेस भी दोनों को ले लो, तो एक्रूअल बेसिस में एक्सपेंसेस कितने होंगे हमारे? 70। तो अब एक्रूअल बेसिस का रेवेन्यू है ये और एक्रूअल बेसिस का एक्सपेंस है ये, तो एक बार निकाल के देखते हैं। तो एक्रूअल बेसिस के आधार पर
जब हम इनकम निकालेंगे तो रेवेन्यू 1,50,000 माइनस एक्सपेंस 70, तो एक्रूवल बेसिस के आधार पर उसकी इनकम कितनी आ जाएगी 80, बस। तो ये भी हो गया सॉल्व। इसके बाद है एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी करते हैं। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसी को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्ज़ाम में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, बस। तो इसको ध्यान से करते हैं, एक क्वेश्चन होगा, चैप्टर ख़त्म। विजय, ए कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अर्नड ₹4 लाख, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000। ठीक है, बस पहले यहाँ तक समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक व्यक्ति जो है विजय, उसने पूरे साल में 4 लाख रुपए कमाए, ये लिखा है, लेकिन उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ, जो पैसा मिला, कैश रिसीव हुआ, वो सिर्फ 3.5 लाख रुपए हुआ। तो इसका मतलब एक तरह से जितने रुपए उसको मिलने तो चाहिए पर मिले नहीं, वो है एक्रूड इनकम 50,000। तो मतलब ये है कि उसकी वैसे तो टोटल इनकम 4 लाख है, वैसे तो उसकी टोटल रेवेन्यू या कुछ भी कह लो, उसको जो अर्निंग हुई वो 4 लाख है। उस 4 लाख में से दिया है 3.5 लाख उसको रिसीव हो गए, तो दैट मीन्स 50,000 उसको अभी तक रिसीव नहीं हुए, लेकिन वो उसकी एक्रूड इनकम है। अब देखो इसी तरह आगे पढ़ो। ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 1,70,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंस हुआ वो हुआ 1,70,000 का। हाँ, कह रहा है उसमें से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी जो उसने अभी तक पे नहीं करा, वो 40,000 है। तो इसका मतलब खुद सोचो, अब अगर एक्सपेंस उसका टोटल 1,70,000 है और उसमें से 40,000 उसने पे नहीं करा, तो उसका मतलब उसने कितना एक्सपेंस पे कर दिया सर? उसने इसका मतलब 1,30,000 पे कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद लिखा है ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 45,000 एंड ऑल्सो पेड ₹20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा, देखो कह रहा है उसे मिला, कंसल्टेंसी फ़ी रिसीव हुआ 45,000 प्रीवियस ईयर का। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे प्रीवियस ईयर मतलब ये पिछला साल होगा। जैसे मान लो आप ये क्लास 11th में मुझसे पढ़ रहे हो अभी, है ना, तो मान लेते हैं पिछले साल आप क्लास 10th में थे, तो किसी बच्चे ने पिछले साल की फ़ीस मुझे इस साल दी कि सर मैं 10th में दे नहीं पाया था आपको पैसे, तब मैं पढ़ रहा था, अब दे देता हूँ। तो इसी तरह इस व्यक्ति के साथ भी हुआ। तो पिछले साल लास्ट ईयर के किसी ने इसको फीस दी, तो इसे लास्ट ईयर के कैश रिसीव हुए 45,000 लास्ट ईयर का। ये इस साल का नहीं है, ये कैश रिसीव्ड कब का हुआ है? लास्ट ईयर का रिलेटेड है, रिलेटेड टू लास्ट ईयर। ये इस साल की इनकम नहीं है उसकी, ये लास्ट ईयर की फीस उसको मिली। और इसी तरह दे रखा है एंड ऑल्सो पेड 20,000 एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। और इसने इसी तरह लास्ट ईयर के मतलब पिछले साल के इसने कुछ एक्सपेंसेस भी पे कर रखे हैं। कैश एक्सपेंस पेड 20,000, ये भी लास्ट ईयर के हैं। तो अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि उसका इनकम निकालो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बच्चों। जब कैश बेसिस फॉलो करता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको ये मतलब नहीं होता कि क्या था पिछले साल, क्या था इस साल, क्या था क्रेडिट, क्या था आउटस्टैंडिंग, उसे कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ ये मतलब है कि मेरे कैश बेसिस के हिसाब से वो ये देखेगा कि मेरे पास कैश रिसीव कितना हुआ और माइनस
मैंने कैश पे कितना करा, बस वो सिर्फ ये देखेगा कि मैंने कैश कितना मिला और कितना मैंने दिया, बस वो तो अपने कैश के हिसाब से अपना काम करेगा। वो ये नहीं सोचेगा, उसको दिमाग नहीं लगाना कि क्या पिछले साल का था, क्या इस साल का है, ना, वो तो ये देखेगा कितने रुपए मिले, बस कैश कितना मिला। तो अब देखो ऊपर से शुरू करो। कैश रिसीव 3.5 लाख, 3.5 लाख कैश मिला, ये उसको अभी तक मिला नहीं है, वो छोड़ देगा। फिर कैश एक्सपेंस पेड 1,30,000, ये उसने कैश पे करा 1,30,000, ये उसने अभी तक पे नहीं करा, वो छोड़ देगा। कैश रिसीव्ड 45,000, तो वो तो ये देखेगा कि कैश मिला, तो वो तो कैश रिसीव में ले लेगा। उसको ये नहीं मतलब कि ये पिछले साल का था, ना, उसको दिमाग नहीं लगाना, वो तो सोच रहा है बस कैश मिला तो कैश मिला। फिर कैश एक्सपेंस पेड 20,000, वो कैश एक्सपेंस पे करा तो वो माइनस कर देगा 20,000। तो बच्चों ये व्यक्ति जो है ये दिमाग नहीं लगाता, ये सिर्फ ये देखता है पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, कैश आया कैश गया, दैट्स इट। तो ये तो इस हिसाब से अपना इनकम निकालेगा। ये कितना हो गया 1,50,000। तो कैश बेसिस के हिसाब से इसकी इनकम आ जाएगी 1,45,000, जो वैसे बिल्कुल सरासर गलत है वैसे तो, लेकिन क्या करें अब ये यही फॉलो कर रहा है। तो ये इनकम निकाल देगा 1,45,000, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं। ओहो 2,45,000, कैलकुलेशन एरर बच्चों, 2,45,000। तो देखो कैश बेसिस के हिसाब से व्हेन ही फॉलोज कैश बेसिस, तो उसकी इनकम आ रही है 2,45,000, है ना। तो क्योंकि वो सिर्फ क्या देखता है, वो देखता है कि मुझे कितना कैश मिला माइनस मैंने कितना कैश दिया, बस इस मेथड में तो वो ये देखता है। अच्छा लेकिन ये तो गलत है, अब वो एक्रूअल मेथड फॉलो कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखना, अब वो समझदारी, आप बच्चे समझदार हो ना आप तो, अब वो एक्रूअल मेथड फॉलो कर रहा है। तो अब वो सोचेगा कि नहीं, अब मुझे ध्यान से इस साल की इनकम सोचनी है। वो सिर्फ ये देखेगा कि मेरी इस साल की इनकम क्या है, वो सिर्फ इस साल पर फोकस करेगा। तो देखो बच्चों, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से जब वो इनकम निकालेगा, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो उसको ये देखना है कि मेरी इस साल की रेवेन्यू कितनी है। देखो 3,50,000 तो उसको मिल गई थी, 50 उसको मिली नहीं है, लेकिन है तो इसी साल की, तो उसके लिए इस साल रेवेन्यू हो गया 4 लाख, है ना। पहले तो वो रेवेन्यू लिखेगा 4 लाख। अब ये जो उसको कैश रिसीव हुआ बच्चों 45,000, क्या ये उसकी क्लास 11th की इनकम है? आप ऐसे मानो ये जो मुझे फ़ीस मिली, किसी बच्चे ने मुझे 10th क्लास की फ़ीस अब ला के दी, लेकिन इस फ़ीस को क्या मैं अपनी 11th की इनकम मान लूँ कि ये फ़ीस मुझे 11th में दी है बच्चे ने, तो चलो ये तो 11th की फ़ीस हो गई। ऐसे थोड़ी ना मैं लिख लूँगा, क्योंकि ये पैसे तो कब के हैं, ये लास्ट ईयर के हैं, पिछले साल के हैं। तो ये मेथड समझदारी का मेथड है। ये मेथड कहता है कि ये आपकी इस साल की इनकम नहीं है, तो ये इस साल की इनकम नहीं लेगा इसको। तो इस साल का रेवेन्यू हमारा सिर्फ 4 लाख लिया जाएगा, ये वाला जो इस साल हमको मिला और जो मिलना चाहिए, माइनस एक्सपेंस। अब वो इस साल के एक्सपेंस देखेगा। इस साल के हमने कितने एक्सपेंस करे हैं, 1,30,000 पे करे, 40 हमने पे नहीं करे, लेकिन हैं तो टोटल कितने एक्सपेंस इस साल के 1,70,000। और ये जो 20,000 उसने एक्सपेंस पे करे हैं, क्या ये इस साल के हैं? नहीं, ये कौन से साल के हैं, तो पिछले साल के हैं। तो ये मेथड समझदारी का मेथड है। ये कहता है कि ये इस साल की बात करो, पिछले साल के एक्सपेंस से हम इस साल थोड़ी ना ले लेंगे। तो इस मेथड के हिसाब से जो इस भाई साहब की इनकम निकलेगी वो निकलेगी 2,30,000, 2,30,000। तो बस ये आ जाएगा एक्रूअल मेथड के हिसाब से उसका प्रॉफिट। तो देखो बुक में भी हमको वही दे रखा है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, यही एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। बस इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना अच्छे से, दोनों मेथड्स अलग अलग। और क्वेश्चन 5 और 6
जो मैंने डिस्कस करे वो आप आंसर नोट कर लेना। बाकी थ्योरी के लिए वो जो डिफरेंस था टैबुलर वाला, बस उसको पढ़ के जाना है। तो इसके साथ बच्चों आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट डिस्कस भी हो गया और फिनिश भी हो गया। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना न्यू टॉपिक।